प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ नेहा जैन। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर। मध्य प्रदेश के नेता लोग अपनी उपलब्धियों को तो लगातार बताते हैं, लेकिन आम आदमी आज भी त्रस्त है। आम आदमी की जेब आज भी खाली है। युवा लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर वो बेरोजगार कब तक रहेगा। वो घर चलाने वाली गृहिणी भी ये सवाल पूछ रही है कि मैं घर कैसे चलाऊं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साथ मौजूद है बीजेपी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव मेघ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश मंडलोई जी, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ नेहा लिंबोदिया जी है, जो LLB की स्टूडेंट है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल बीजेपी से है, आलोक दुबे जी से। जी, क्या है ये इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी, लेकिन लगातार मंचों पर से नेता कहते हैं कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ महंगाई है। आज आम आदमी जीने के लिए राह ढूंढ रहा है, उसको कोई राह नहीं मिल पा रही है। इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, कोरोना के बाद से कोरोना वैश्विक महामारी थी और इस वैश्विक महामारी में पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई है। और उस अनुसार अगर आप आकलन करेंगे विश्व के बाकी देशों का, तो महंगाई दर जहां पाकिस्तान में लगभग हमारी 38% ये महंगाई दर है, श्रीलंका में 28% और इसी प्रकार से बाकी देशों के हाल हैं। ये हमने भी देखा है कि बांग्लादेश सहित बाकी एशिया के बाकी देशों की क्या स्थिति है। और इसी हिसाब से अगर आप तो सबसे न्यूनतम अगर महंगाई दर है तो वो भारत की 5% से भी कम है। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, वो भारत जो कभी 10वें नंबर पर था और कभी अपना रिजर्व सोना गिरवी रख करके भी जिसने अपनी अर्थव्यवस्था चलाई थी, वो भारत आज स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसी के साथ साथ अगर आप यह भी आकलन करें कि जिन योजनाएं भारत सरकार की चल रही हैं, गरीबों का जीवन स्तर उठाने की, चाहे लाडली बहना को लेकर के कर लो, चाहे किसान सम्मान निधि को लेकर के कर लें, ये केवल 2 योजनाओं को अगर आप देखेंगे तो एक परिवार में लगभग साल में 24,000 रुपए एक घर में पहुंच रहा है, मतलब प्रति माह 2,000 रुपए ये पहुंच रहा है। और भी अन्य चीजों की अगर आप बात करेंगे, चाहे जिस मोबाइल से हम बात कर रहे हैं उस मोबाइल की बात करेंगे, उस मोबाइल के आलोक जी, मेरा सवाल ये है कि बेरोजगारी की दर तो बढ़ रही है, लेकिन आप इसको मानना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखिए, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जनसंख्या को देखिए, भारत की जनसंख्या को देखिए। आप जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से भी बात करिए ना। हम कहाँ पाकिस्तान का कंपैरिजन भारत से करने लगे। हम कंपैरिजन करें अमेरिका से, हम कंपैरिजन करें जापान से, इस तरीके के कंपैरिजन अच्छे भी लगेंगे। और ये बात तो सच्चाई है ना, आज युवा बेरोजगार है, आंदोलन कर रहा है, दर दर भटक रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? युवा की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए जितनी योजनाएं केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये विश्व की पत्रिकाएं कह रही हैं और मध्य प्रदेश के तो आंकड़े इससे और अलग हैं। हर महीने हम 2,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं योजनाओं के माध्यम से। और न केवल अभी जो हमने मुख्यमंत्री जी की सीखो और कमाओ योजना के अंतर्गत जो लगभग 8,000 रुपए इस प्रकार से जो सीखने वाले बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। हमने केवल घोषणाएं नहीं की है, बल्कि उसको जमीन पर उतारने का काम किया है। स्पीड और स्केल के साथ सरकार काम कर रही है। योजना केवल आंकड़ों तक केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पीड के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें तो लगभग 4 करोड़ के आसपास इस देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों को हमने प्रधानमंत्री आवास दे चुका है। 2024 के अंदर लगभग हम पूरे देश में सबको पक्का मकान देंगे। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 19 करोड़ लोगों को रजिस्टर्ड किया है और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए, वो हंस रहे हैं आपकी बात सुन के। राजेश मंडलोई जी आपकी बात सुन के हंस रहे हैं। सर, किस बात की हंसी आ रही है? जो कह रहे हैं क्या ये गलत है, क्या ये सही है? मैडम, 18 साल से मध्य प्रदेश का युवा केवल बेरोजगार है। उसको रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। न प्रदेश में उद्योग धंधे हैं,
ये कोरोना का बहाना ले रहे हैं। सरकारी नौकरियां इन्होंने कब दी है बताए? दिग्विजय सिंह जी को ये लानत मलानत देते हैं। दिग्विजय सिंह के शासन काल में जो शिक्षा कर्मी, पंचायत सचिव और शासकीय चिकित्सालयों में लोग लगे, उसके बाद नियुक्तियां हुई नहीं है। 3 साल में इन्होंने केवल 19 नौकरियां दी है, 19 करोड़ रुपए खर्च किए और 21 लोगों को नौकरी दी है। बहन जी, जिन शिक्षा कर्मियों को इन्होंने भर्ती किया ₹80,000 उनको तनख्वाह दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे बेरोजगारी की, अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारी हुई है। वो किनकी हुई है ये भी 11% इधर है सर मध्य प्रदेश में बेरोजगार। मध्य प्रदेश में केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगी। इसके साथ हमारे साथ अभी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के संजीव बेद जी भी जुड़े। संजीव बेद जी, आपने दोनों की बातें सुनी, बीजेपी और कांग्रेस, तो क्या हाल है इस समय, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी समस्याएं हैं। मध्य प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। कोरोना से तो वैसे ही परेशान थी, ऊपर से ये और अलग किस्म की समस्याएं हैं। सबसे पहली बात यह कि मध्य प्रदेश इस समय बेरोजगारों का राज्य बन चुका है। 5.25 लाख बेरोजगार प्रतिवर्ष इन बेरोजगारों के पीछे जुड़ जाते हैं और 1.25 करोड़ से अधिक बेरोजगार मध्य प्रदेश में इस वक्त हैं। दूसरी बात की जाए बेरोजगारी का कारण जोड़ा जाए तो यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, वो समय पर नहीं होते हैं। यदि एग्जाम हो जाए तो उनके नतीजे नहीं आते, नतीजे अगर आ जाए तो उनकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो जो इस तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है मध्य प्रदेश की सरकार, बेरोजगारी का अलग है, घोटालों का प्रदेश है ये। बहुत सारे घोटाले हैं, व्यापक घोटाला है, महाकाल लोक घोटाला अभी हाल ही सामने आया है, महाकाल भूमि घोटाला है। ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं और इनको छुपाने के लिए भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है ये शिवराज सिंह की सरकार। इनका पूरा कुंबा भ्रष्ट है, एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है। इन्हीं को छुपाने के लिए ही सतपुड़ा भवन में अपना बलिदान दिया। सतपुड़ा भवन खाक हो गया है। ऐसे निर्लज भ्रष्ट लोगों की सरकार को अब जाना होगा। ये वक्त आ चुका है अब इनके जाने का। तो मान के चलिए मतभेद जो है। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है, नेहा लिंबोदिया जी है, LLB की स्टूडेंट है। नेहा जी, आपने सबकी बातें सुनी। आप युवा हैं, आप एक स्टूडेंट है, पढ़ाई तो कर रही है पर रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? आज हम पढ़ते किस लिए? कि अच्छा रोजगार मिले, एक रेप्यूटेड जॉब मिले ताकि हम अपने परिवार को पाल सके। आज हम पढ़ाई करे जा रहे हैं, लेकिन नौकरी का कोई नामो निशानी नहीं है। हम नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं और नौकरी का कहीं निशान ही नहीं है, कहीं मिलती नहीं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी अच्छे दिनों पर। अच्छे दिन आए। क्या लाए कंबल फुटपाथ पे बैठे जीवन के लिए? क्या लाए किताबें मासूम बचपन के लिए? इस लॉकडाउन में बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद हुए। क्या लाए सुरक्षा कोमल कलियों के लिए? क्या लाए रोटी भूखे अन्नदाताओं के लिए? क्या आके अच्छे दिनों में? अच्छे दिन आए। और आज हम जो मध्य प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटके जा रहा है, उसको भटकने के अलावा और कुछ उसके पास साधन नहीं है कि भाई वो अपना पेट पाल सके। आज आत्महत्या के लिए तरफ अग्रसर है आज का युवा। आज युवाओं को रोजगार होता तो वो इस तरफ आगे ना बढ़ता। एक अच्छे भविष्य के लिए उसने पढ़ाई की, लेकिन वो पढ़ाई उसके काम नहीं आ रही, तो क्या मतलब का पढ़ना है? पकौड़े तले, जो कि हमारे मोदी जी ने कहा, आप पढ़ लिख के पकौड़े ही तलना था या फिर उनके जैसा चाय बेचना था। तो भाई हर चाय वाले के पास 10 दुकानें हो जाएंगी तो हर एक को रोजगार नहीं मिल पाएगा। आलोक जी, आपने इनकी बात सुनी, ये एक स्टूडेंट है और ये बहुत नाराज है सरकार से। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगी। आप कह रहे थे कि लगातार विकास कर रहा है, योजनाएं तो निकाल रही है सरकार। अभी बजट भी अच्छा खासा आया था, लेकिन पेट्रोल की कीमत 109, गैस की टंकी की कीमत 1108, खाने का तेल देख लीजिए आप तमाम वो चीजें जो मूलभूत रोजाना मतलब हमको लग रही है, आप कीमतों में इजाफा देखिए लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी
मौत कोई गले लगा सकता है, इसके अलावा क्या करेगा, क्योंकि बेरोजगार भी है और महंगाई भी बढ़ रही है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? आपने जो पेट्रोल की बात कही, आप अगर चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे कर्नाटक की बात कर लें, चाहे अन्य प्रदेशों की बात कर लें, मध्य प्रदेश और ऐसी जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी तुलना में आपको 10 से 15 रुपया ज्यादा पेट्रोल और डीजल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ये आंकड़े आप उठा करके देख सकते हैं। दूसरी बात जो भाई साहब ने की कि घोटालों की सरकार, तो घोटाले किसने किए हैं 2004 से लेकर के 2014 तक, मैं आपको आंकड़े बताता हूं। लगभग 20 लाख करोड़ के घोटाले कांग्रेस की सरकार ने की है। 2G घोटाला, अगर हम कह लें कि कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयले का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, 1,86,000 का हमारा एक घोटाला, 1,76,000 का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 10,000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटाले। और घोटालों की ये सरकार रही, हजारों करोड़ों के घोटाले निश्चित रूप से किए हर सरकारों में। आरजेडी की सरकार आप देख लीजिए, आरजेडी की सरकारों में भी हजारों करोड़, चारा घोटाला से लेके पशुपालन घोटाला, बहुत घोटाले हुए। टीएमसी में यही हाल रहे हैं, रोज वैली, शारदा वैली, और ये सब इनके सहयोगी हैं, इनके साथ ये फोटो खिंचा रहे हैं। और निश्चित रूप से आप जो बात कर रहे थे आलोक जी अभी कि घोटालों की बात हो, तो एक व्यापम घोटाले का नाम भी लगातार सामने आता है, इस पर आप क्यों कुछ नहीं कहते हैं? आलोक जी शायद जी, मैं जो आपको नौकरी के संबंध में बात कर रहा हूं, मैं तो लगातार मेरे जिले में देख रहा हूं कि कोई पटवारी हो गया है तो उसके बाद उसने अपना एग्जाम दिया अगला, और उसके बाद वो नायब तहसीलदार हुआ है या किसी अन्य बड़ी पोस्ट के लिए वो प्रयास कर रहा है, और निश्चित रूप से वो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद 2-2, 3-3 ऑप्शन है। ये मैं खुद देख रहा हूं। मैं उस दौर का शिक्षा का विद्यार्थी रहा हूं जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, और उस दौर में मैं जानता हूं कि किस प्रकार से शिक्षा कर्मियों की भर्ती होती थी। अनपढ़ अंगूठा लगे लोग शिक्षा कर्मी की भर्ती होती थी। वो शिक्षा कर्मी 500 रुपए के पात्र हुआ करते थे, 500 और 1000 रुपए की पात्रता उनकी होती थी। और यही नहीं, आप अगर उठा के देखेंगे आंकड़े, तो निश्चित रूप से सालों मतलब उसमें भर्ती नहीं हुआ करती थी। और भर्ती अगर होती तो इस प्रकार से हुआ करती, अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन करके देव, इस तर्ज पर इन सरकारों ने नियुक्तियां उस समय पर की हैं। संजीव वैद्य जी, रेवड़ी से मुझे याद आया, आलोक जी कह रहे कि रेवड़ी, ये प्रश्न लगातार उठता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो ये मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त कर देंगे, तो मुफ्त से कब तक देश चलेगा? ऐसे मुफ्त से तो इससे अच्छा है कि आप उसको रोजगार दीजिए, उसको सशक्त बनाइए। भारत सशक्त देश बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, विकास की बात कर रहे हैं, तो ये आरोप तो आप पे लगता है ना कि आप इस तरीके की मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना के नाम पर महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल रही है। कांग्रेस बोलती है कि अगर भाजपा 1000 दे रही तो हम 1500 देंगे, ठीक है ना। वो बांटे तो सब कुछ चलेगा, हम बांटे तो रेवड़ी। आप देखिए, गवर्नमेंट ऑफिसरों को, सांसदों को, विधायकों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं। वो सुविधाएं कहाँ से मिलती है? टैक्स पेयर के पैसों से उनको सुविधाएं मिलती है। हम टैक्स पेयर के पैसे से अगर जनता को सुविधाएं दे दें तो रेवड़ी, और वहां बैठे लोगों को सुविधाएं दे दें तो सब कुछ है। तो भाई जनता का पैसा है, हम जनता को ही तो दे रहे हैं, इसमें कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं जनता के ऊपर। जनता का ही पैसा है और जनता परेशान है इस वक्त। अगर आप जनता को कुछ भी दे नहीं सकते तो कम से कम उसको इतनी सहूलियत तो दे दीजिए कि गैस टंकी सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, कुकिंग ऑयल सस्ती हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए। हम वही चीज देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दिल्ली में बिजली के दाम सस्ते किए, पंजाब में दिल्ली के दाम सस्ते किए, सरकारी स्कूल को सस्ता किया, शिक्षा जो महंगी हुई थी हमने उसको सस्ता किया। हम तो जनता को सुविधाएं दे रहे हैं। अगर आप इसको रेवड़ी बांटना कहते हैं तो ठीक है भाई, जनता को सुविधा देने के नाम पर रेवड़ी ही सही, लेकिन जनता खुश तो है। दिल्ली की जनता लगातार 3 बार से हमें चुन रही है, पंजाब में हमें चुना है, गुजरात में हमें इतना वोट मिला कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। ये उन्हीं रेवड़ियों का असर है। रेवड़ी बोलते हैं, रेवड़ी नहीं है, ये जनता के लिए उपलब्ध की गई सुविधाएं हैं। जनता के पैसे से हम जनता को ही सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। अच्छा, राजेश मंडलोई जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शायद राजेश मंडलोई जी डिस्कनेक्ट हो गया।
आलोक जी, जिस तरीके की ये अभी बात कर रहे हैं, हाँ ये बात तो सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लाडली बहना योजना की शुरुआत की, 1,000 रुपए खाते में डाले। आप मुझे बताइए, 1,000 रुपए खाते में डालने से क्या महिलाओं का घर चल जाएगा? लेकिन वहीं अगर गैस की टंकी 1,100 रुपए और खाते में 1,000 रुपए, कैसे चलेगा? बैलेंस कैसे बनेगा? आप बताइए मुझे, ये गणित हमको समझ में नहीं आ पा रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली लक्ष्मी हमारी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। देखिए सामाजिक परिवर्तन की भूमिका में ये योजनाएं हैं, महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त बनाने की दृष्टि से ये योजनाएं हैं। और केवल ये 2 योजनाएं नहीं, मैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं गिना सकता हूं। चाहे हमारी जो स्वसहायता समूह के माध्यम से जो करोड़ों रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं और रोजगार भी उनके स्थापित है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो न केवल उनका स्वाभिमान इस रूप में खड़ा हुआ है। देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो संवाद आपको अगर सुनेंगे तो निश्चित रूप से आज हर गांव की महिला और हर शहर की महिला जो इस योजना से लाभान्वित है, वह इस भाव को रख रही है। गांव में अगर आप देखेंगे तो इस भाव को रख रही है कि मुझे मेरे भाई ने कभी प्रतिमाह 1,000 नहीं दिया, या कभी जीवन में कभी 1,000 नहीं दिया, और एक भाई ने इस प्रकार से 1,000 रुपए दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल हम उनको पैसा दे रहे हैं, बल्कि उनको सोसाइटी, एक मिनट कह रही है, हाँ नेहा जी बोलिए, नेहा जी कुछ बल्कि उनको स्वसहायता समूह के माध्यम से हमने उनको रोजगार देने का काम किया है। बल्कि लाडली लक्ष्मी योजना इन बहनों के लिए है जिनके कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन इससे आया है। आप समझिए कि जो जन्म दर हमारी 862 हुआ करती थी, आज की स्थिति 2003 के पहले अगर आप देखेंगे तो वो जन्म दर हमारी मध्य प्रदेश का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 862 हुआ करता था, पर आज का आंकड़ा अगर आप उठा के देखेंगे तो लगभग 972 के आसपास। इस सामाजिक परिवर्तन की भूमिका में मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। और जिस परेशानी की बात अभी हमारे भाई साहब कर रहे थे, आप बताइए 2016 के पहले किसान सम्मान निधि जब तक घोषित नहीं हुई थी, उसके पहले पेपरों में निश्चित रूप से आप पढ़ते रहे होंगे कि इस किसान ने आत्महत्या कर लिया। बाकी जगह कहीं ना कहीं हमको देश भर में कहीं ना कहीं हमको ये खबरें आती थी कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि या सूखा पड़ने से किसान कहीं ना कहीं प्रभावित होता था और वो छोटा किसान आत्महत्या करने को मजबूर रहता था। पर आज आप देखेंगे कि जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसी भी स्थिति में उनको सम्मान रखते हुए जो 12,000 रुपए की राशि मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रही है, चाहे फसल बीमा के माध्यम से उनको फसल जो उनकी खराब होती है उसका पैसा मिलता हो, चाहे अन्य प्रकार से उनको मिलता हो, ये राहत देने का काम किया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे गरीबी की आप बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें, आयुष्मान योजना निश्चित रूप से है, पर उसके साथ साथ हमने स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, यही देश था जिसने 50 साल तक पोलियो के जो छोटे छोटे इंजेक्शन हैं वो 50 साल तक बाहर से बुलाता रहा। पर आज ये भारत है, ये सक्षम भारत है, आत्मनिर्भर भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में चलता हुआ भारत है, जिसने आज 9 महीने के समय में 3 वैक्सीन बनाया और 125 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेशन कराया। वही नहीं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो आयुष्मान योजना जिसमें इतने लोगों को रजिस्टर्ड किया कि बाली इंडोनेशिया में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने इस योजना का बखान किया, उसमें उन्होंने कहा कि 12 देश जो हमारे यूरोप के आते हैं उसके बराबर हमारे इतने लोग आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड है। और इस बीमारी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो बाहर हम इलाज करा सकते हैं, जो गरीब बाहर इलाज नहीं करा सकता था, उसको इसमें हम सुविधा दे रहे हैं। 5 लाख रुपए तक की राशि दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं किसी गरीब के घर में अगर 3 लाख या 5 लाख रुपए किसी बीमारी के लिए अगर लग जाए तो 5-7 साल तक उसका पूरी अर्थव्यवस्था बैठ जाती है। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को समझा, किसानों की बात को समझा, संबल के अंतर्गत जिस प्रकार से हम सुविधाएं दे रहे हैं, निश्चित रूप से 2 लाख 4 लाख रुपए तक की राशि हम ऐसे मजदूर भाइयों को देते हैं। उनके दुख दर्द को समझते हुए निश्चित रूप से उनको वो राशि प्रदान की। और यही नहीं, ऐसी 10 से 12 योजनाएं जो प्रत्यक्ष एक घर में मिलती हैं, अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के योजनाओं पे तो बहुत बात कर रहे हैं, तो मेरे सवाल का जवाब भी दे रहे हैं जी। योजनाएं तो हमें भी पता है सर, योजनाएं तो प्रदेश में बहुत चल रही है, बजट बहुत अच्छा आया है, कई योजनाएं निकाली है मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन मेरा सवाल ये है कि युवा तो भटक रहा है ना सर।
विकास होने के बाद भी ऐसी कौन सी समस्या थी जो नहीं हो पाई, जो आज भी उसको दर दर भटकना पड़ रहा है? मैं नेहा जी से इसका जवाब, नेहा जी आपने सुना कि आलोक जी कह रहे थे अभी कि कई योजनाएं निकाली है सरकार ने, तो आप कितनी सहमति रखती है इस योजनाओं पे? योजनाएं तो आती है लेकिन धरातल पे कितनी उतरती है वो सबको पता है। और जितनी ये जो महिलाएं हैं लाडली बहना की, उसमें कितनी उनको इसका लाभ मिल रहा है वो तो आप अभी कुछ दिनों बाद पता चलेगा। और साथ ही मैं ये बता दूं कि भाई आप 1000 रुपए देने की जगह उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराए, मुफ्त की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी तो कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। आप स्कूलों में भर्ती के नाम पर जैसे अतिथि शिक्षक बुलाते, उन्हें परमानेंट क्यों नहीं करते? वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पर क्यों नहीं करते हैं? आप बहुत सारी योजनाएं तो ला रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या योजना? आप एक तरीके से भीख दे रहे हो। आप भीख ना दे, उनको सक्षम बनाइए इस तरीके से कि भाई वो अपने आप पैरों पे खुद से अपना काम कर सके, ना कि हम मामा जी पे डिपेंड रहे कि भाई मेरा भाई देगा 1000 रुपए तो कुछ होगा। वो खुद से क्यों नहीं करे? आप उनको इतने डिपेंडेबल बनाइए ना, खुद के सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए कि वो सुना नहीं है। स्व सहायता समूह के माध्यम से लाखों करोड़ों मध्य प्रदेश में ही महिलाएं हैं जो सशक्त हुई हैं, अपने अलग अलग प्रकार के व्यवसाय कर रही हैं। उस माध्यम से उनको न केवल सशक्त किया जा रहा है बल्कि उनके स्वाभिमान और मान सम्मान को भी रखते हुए लाडली बहना योजना दी गई। लाडली लक्ष्मी योजना के पीछे सम्मान कॉलेज आप एक तरीके से ना उनको ब्राइब दे रहे। चुनाव के पहले 1 साल पहले आपको लाडली बहना, हमारे मध्य प्रदेश में 15 साल से बीजेपी थी तब उनको लाडली बहना याद नहीं। आज कांग्रेस आ चुकी थी, एक बार कांग्रेस आ चुकी है और उसका कार्यकाल देखा लोगों ने, वो उससे प्रभावित हुए। उसके बाद जो है आप लोग लाडली बहनाओं को ललचाने के लिए ला रहे हैं, ये कौन सी बात होती है? नेहा जी एक बड़ा आरोप लगा रही है। नेहा जी एक स्टूडेंट भी है वो आपसे, और ये आरोप सिर्फ नेहा जी नहीं वो तमाम युवा लगा रहे हैं सर आपके ऊपर। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के पहले ही योजना के पूरा देश नहीं पूरा विश्व हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। हमारा वो देश अमेरिका क्यों कहेगा? हम भारत में हम क्यों नहीं कहे? बाहर चुनाव के पहले योजना क्यों? देश है। दूसरी बात ये जो बहन जी कह रही है, बाहर वाले आके बोलेंगे कि तुम्हारे यहाँ पर आलोक जी की हम अपनी बात नहीं कहेंगे, हम दूसरे की बात सुनेंगे। देखिए जिस प्रकार से आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि योजनाएं कितनी नीचे तक पहुंच रही। सुनिए, इस देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, 62 वर्ष अन्य देशों की अन्य दलों की सरकारें रही, उनमें नीतियां क्या थी और आज गांवों में परिवर्तन क्या है, चाहे आवास की दृष्टि से, उन सब योजनाओं की दृष्टि से आप देख लीजिए। हम नहीं कह रहे हैं, विश्व IMF के आधार पर हमको 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया गया है। ब्रिटेन से आगे बढ़कर संजय वेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए। संजय वेद जी बताइए। नीचे योजनाएं पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि हर योजना, किसी एक योजना में 1 रुपए का घोटाला आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास अगर शहरी योजना में 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए मिल रहा है, तो पूरा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। मैं बहुत दुख से आपको दुबे जी मेरी बात सुनिए। 45 करोड़ खातों में 7 जा रहे हैं और 1 रुपए कट और दलाली और कमीशन कहीं नहीं है। ये हमारी योजना। कैसे से आजाद मानू जब सांप्रदायिक संजीव वेद जी कुछ कह रहे हैं, आप उनकी भी सुनिए। मैं बेटा नेहा, आप स्टूडेंट हो ना, तो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, और आपकी बातों को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। और आपने ये आम जनता की आवाज है, इसको हम दबा नहीं सकते हैं। हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय जनसंपर्क विभाग के आंकड़े तो प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन महोदय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की इस साल की जो रिपोर्ट आई है उसको भी एक बार पेश कर दीजिए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में भी अग्रणी है, दलित अत्याचारों में भी अग्रणी है, आत्महत्या के आंकड़े भी मध्य प्रदेश में बहुत भयावह हैं। मध्य प्रदेश समस्याओं से घिरा हुआ है, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते साहब। ये बिल्कुल आंकड़े पूरी दुनिया के सामने हैं।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक सरकारी एजेंसी है जिसके आंकड़े हमारे सामने हैं और बहुत भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश के इस समय। और ये जो बालिका जो बात कर रही है ना, ये बात जी ये जी संजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में सामने आती है और अपने प्रत्याशियों को उतारती है, तो क्या करेंगे आप बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए? क्या एजेंडा है आपके पास? और चूंकि मैं एक सवाल इसके साथ रिलेट करती हूँ, हमने तो आम आदमी पार्टी के एक अच्छे खासे मंत्री मनीष सिसोदिया जी को भी भ्रष्टाचार में जेल जाते हुए देखा है। इस पर भी बात कर लीजिए थोड़ी सी आप। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं आपसे बोलूंगा कि भ्रष्टाचार में आपने उनको जेल जाते तो देखा है, लेकिन हमारी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्ट ईडी वगैरह कोई भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं लाते। आप पत्रकार हैं, आप बताइए मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप क्या है? अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। देखिए, जेल भेज देना तो आसान बात होती है, विपक्षी नेताओं का गला घोट देना बहुत आसान काम है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो होना चाहिए। आप बताइए मनीष सिसोदिया जी का अपराध क्या था? मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने 100 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। सीबीआई ने जब उनके घर पर छापा मारा तो मिले सिर्फ 10,000 रुपए, वो 99 लाख रुपए कहाँ गए? अगर वो 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए ला के दिखा दें, कोई सबूत पेश कर दे तो हम माने कि भाई वो आरोपी हैं। तो भाई आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसको जी शायद संजीव वेद जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। संजीव वेद जी जी हाँ, अब आ गया। हाँ बताइए। जी, मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई ईडी अभी तक, और लगातार उनको जेल में रखा जा रहा है। तो ये एक तरीके से विपक्ष का गला घोट। आलोक जी वो कह रहे हैं कि तानाशाही है, ये विपक्ष का गला घोटने का एक साजिश है। उन पे आरोप सिद्ध नहीं है, लेकिन उनको जेल में डाला गया है। और इसी तो इस पर क्या कहेंगे? जी नहीं आप बताइए क्या आरोप क्या लगा उनके ऊपर? आरोप क्या है? अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ कोई भी आरोप। तो फिर जी ऐसा है, मिल जानी चाहिए थी सर। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है आवाज। हाँ जी, तो फिर तो उनको अभी तक जमानत मिल जानी चाहिए थी सर। ऐसे ही कोई किसी को जेल में रख देता है क्या? मतलब शराब घोटाले का इतना बड़ा आरोप है, तो आपकी तो सरकार है वहां पर दिल्ली में, तो फिर ऐसे कैसे कोई इतने लंबे समय तक उनको रख सकता था? ये मामला ईडी और सीबीआई का है। ईडी और सीबीआई की जिम्मेदारी के सबूत जुटाए। वो अभी तक वो कोई सबूत नहीं जुटा पाए, जेल में बंद कर रखा है बस। अभी तक कोई सबूत हो तो आप बता दीजिए। सवाल संजीव जी ये था कि अगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ उतरते हैं और अगर, तो आप क्या करेंगे बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए? आम आदमी पार्टी क्या करेगी? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों पार्टियां सक्रिय है, बीजेपी भी लगातार काम कर रही है, कांग्रेस बड़ा विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है। तो आम आदमी पार्टी कैसे काम करेगी? जी देखिए, दोनों पार्टियां सक्रिय हैं, काम नहीं कर रही है। काम कर रही होती तो अभी तक दिक्कत नहीं आती। देखिए, हमारा तो सीधा सीधा एजेंडा ये है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है युवा आक्रोश को कम करना, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना। तो उसके लिए हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो लचर एजुकेशन सिस्टम है, हम उसको चुस्त दुरुस्त करेंगे। हमारे सरकारी स्कूलों का जो नेटवर्क है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के बजाय सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। हम स्कूलों में शिक्षक अतिथि शिक्षक नहीं होना चाहिए, स्थायी शिक्षक होना चाहिए, ट्रेड शिक्षक होना चाहिए। जिस प्रकार हमने दिल्ली में अपने सभी सरकारी स्कूल के टीचरों को स्वीडन स्कॉटलैंड भेजा ट्रेनिंग के लिए, हम यहाँ पर भी भेजेंगे। अच्छा शिक्षक एक अच्छे विद्यार्थी का निर्माण करता है। हम टीचर्स क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, और जो सरकारी ढांचा जो बना हुआ है स्कूल कॉलेज का, हम उसको सुधारेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हमने दिल्ली में किया है, जिसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है, हम वही काम मध्य प्रदेश में करके दिखाएंगे। आप बच्चे को अच्छे से शिक्षित कर दीजिए, उसको रोजगार अपने आप मिल जाएगा। कहीं ना कहीं इसके भीतर। जी बहुत अच्छी बात है, संजीव वेद जी कह रहे थे कि बच्चे को शिक्षित कर दीजिए तो उसको रोजगार मिल जाएगा। अब मेरा आखिरी सवाल है, ये युवाओं को जो वादा किया है 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का, कब तक ये पूरा हो जाएगा? कब मध्य प्रदेश का युवा कब तक धरने पर ऐसे बैठा रहेगा? कब तक लाठी खाता रहेगा? कब आखिर ये नौकरी देने का वादा पूरा कब होगा? नहीं, देखिए, अभी शिक्षक भर्ती जो हुई उसमें 36,000 जो हमारे शिक्षक हैं उनकी भर्तियां हो चुकी हैं। ये एग्जाम हो चुके हैं और ये भर्तियां हो चुकी हैं।
अन्य विभागों में भी इसी प्रकार से भर्ती के अभियान निश्चित रूप से चल रहे हैं। बाकी अन्य दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जो रोजगार, मैंने कहा कि रोजगार के अवसर प्रदान करने का काम चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, ये देने का प्रयास कर रही है। हमारा ये हम प्रतिबद्ध हैं इसके लिए कि जो हमारे देश का युवा है वो कम से कम पढ़ करके अपने पैरों पे स्टैंड हो। और यही नहीं, हम तो उसको कौशल देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना के माध्यम से जिस प्रकार से हम उनको कौशल दे रहे हैं, आज आंकड़े अगर आप उठा के देखेंगे तो यही कौशल प्राप्त करके इस समय में 2014 के बाद से हमारे देश का लगभग 4 करोड़ युवा, चाहे अमेरिका हो चाहे ऐसे विभिन्न देशों में जा करके वहां कौशल भी प्राप्त किया है और नई नई बुलंदियों को छू रहा। कारण ये है कि हमने उस युवा को कौशल दिया, कौशल उन्नयन के माध्यम से जिस प्रकार से हमने कौशल दिया, ये आंकड़े बताते हैं। और इस केवल उस युवा का हमने उस माध्यम से अगर आप देखेंगे तो चाहे विदेशों में हो, जिस प्रकार से विश्व बंधुत्व की भाव से वो मोदी जी जब भी जाते हैं तो वो खड़े होते हैं, वो अपने देश के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर निश्चित रूप से वो चूंकि मूल यहाँ के लोग हैं इसलिए वो अपना भाव भी प्रदर्शित करते हैं मोदी जी जब भी जाते हैं। तो इस प्रकार से वो देशों के बीच में ये युवा जो है, निश्चित रूप से जो 4 करोड़ युवा हमारे गए हुए हैं वो निश्चित रूप से कौशल उन्नयन के माध्यम से ही गए हुए हैं। ये कौशल उन्नयन हमारा प्रत्येक तहसील स्तर पर हम देने का काम कर रहे हैं ताकि वे रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने, इस भाव के साथ। और इसका परिवर्तन भी आप देखिए ना कि किस प्रकार से देश में परिवर्तन आया है। आज यही कौशल प्राप्त करके हमारा आयात और निर्यात का अगर आप प्रतिशत देखेंगे तो 2014 के पहले यही हमारा जो प्रतिशत हुआ करता था, आयात जो हमारा था वो लगभग 70% था, निर्यात हमारा 30% था। आज बिल्कुल उल्टा है। आज हमारा जो निर्यात है वो 60% है और लगभग 35 से 40% हमारा आयात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।